जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम इस समस्याओं से अलग नहीं रह सकते। देश के जो नागरिक हैं वो जिस तरह परेशान हैं, उनके हर दिन की समस्याओं में इजाफा ही हो रहा है, तो हम कैसे खामोश रह सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 9 साल पहले देश में एक तब्दीली आई थी और एक पार्टी ने यह वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ जॉब मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं को अधिकार भी होगा और उनको सुरक्षा भी मिलेगी, किसानों के तमाम समस्याओं का समाधान होगा, एमएसपी में भी इजाफा होगा। लेकिन वो सब वादे इलेक्शनी जुमले साबित हुए। आज हमारा देश 8-9 साल बाद जहां खड़ा है वो सब आपके सामने है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इस मोदी सरकार ने या बीजेपी हुकूमत ने सबसे बड़ी धक्का और नुकसान किसी चीज़ को पहुंचाया है तो मुल्क के सेक्युलर कैरेक्टर को पहुंचाया है। हमारे देश के प्रियम्बल में भी और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो देश में सेकुलरिज्म एक महत्वपूर्ण वैल्यू है कि हमने आज़ादी के वक्त ये तय कर दिया था कि ये देश किसी एक धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, किसी एक लैंग्वेज के आधार पर नहीं चलेगा, किसी एक कल्चर के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ जितने अनेक धर्म, अनेक कल्चर, अनेक ज़बानें हैं, सबको बराबर का अवसर हासिल होगा। लेकिन पिछले 8 साल से जो कुछ हमारे देश में हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान देश के सेकुलर कैरेक्टर को पहुंचा है। दूसरी चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, जहां हमारे फैसले होते हैं, पार्लियामेंट हो या असेंबलीज हो, उसका कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने 543 मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं और उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि देश में 1 या 2 लोग ही बैठ के फैसले कर रहे हैं और पार्लियामेंट में और असेंबलीज में कोई बहस नहीं हो रही हो, कोई बात नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रहा, आज कोई बिल पेश किया गया और चंद घंटे में वॉइस वोट के साथ में उसको मंजूर कर लिया जाता है ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पर। जबकि हमारी परंपरा ये रही है कि ना सिर्फ डिबेट होते थे बल्कि हम पब्लिक डोमेन में डालते थे चीज़ों को, पब्लिक से उनके सजेशंस लेते थे, उसके बाद एक एक्सटेंसिव डिबेट होता था पार्लियामेंट में। फिर भी अगर वो इनकंक्लूसिव रहता था तो फिर हम उसे स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी के हवाले करते थे। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। सीए का कानून कैसे मंजूर हुआ आप जानते हैं, किसानों के फार्म लॉस, 3 जो फार्म लॉस थे वो कैसे मंजूर हुए वो हम जानते हैं, आर्टिकल 370 किस तरह अब्रोगेट किया गया वो हम जानते हैं। तो जो लोकतंत्र है वो बड़ी इस वक्त में बड़ी परेशानी के हम गुजर रहे हैं कि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पहचान थी पूरी दुनिया में, कि हम ये कहते थे बड़े फख्र के साथ में कि हमारा देश दुनिया का दूसरा बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज उस लोकतंत्र के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसा कि हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिलर है या 3 पिलर है, जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें जुडिशरी है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि वो तमाम पिलर्स जो है उनकी कोई महत्व बाकी नहीं रहा है, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
फिर जिस तरह देश के अंदर नफरत के बुनियाद पर दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो की, उसी पॉलिसी को ये गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है वोट को पोलराइज करने के लिए। ये एक बहुत ही, यानी सिर्फ ये किसी एक समुदाय की बात नहीं है, ये देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें देश को बचाना है, जिन बुनियादों पर 1947 में हमारे संविधान बनाने वालों ने देश को खड़ा किया था, अगर हमें उसमें बुनियादों को वापस लौटाना है, तो हमारा ये ख्याल है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कि जितनी सेकुलर अपोजिशन पार्टियां हैं 2024 के चुनाव से पहले उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। अगर वो नहीं आती और कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता है तो हमें डर है इस बात का कि जो संविधान हमने बनाया था वो शायद बाकी भी न रहे, या अगर बाकी भी रह जाए तो लिटरल स्पिरिट के साथ बाकी नहीं रहेगा, उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो हम तमाम इस आपके माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों से अपील करते हैं कि वो अपने डिफरेंसेस को बाकी रखते हुए, मैं पॉलिसी डिफरेंसेस हो सकता होंगे, लेकिन इस मामले में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता कि हमको लोकतंत्र को बचाना है। इस मामले में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता कि हमें सेकुलर वैल्यूज को बचाना है। इस मामले में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है कि देश के अंदर घृणा और नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहली गुजारिश हमारी आपके माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों से ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। ये जो बातें की जा रही है कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस हम अलायंस बनाएंगे, ये डेट्रीमेंटल है 2024 के इलेक्शन के लिए। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सेकुलर पार्टियों को कि अगर 2024 में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके बाद उन पार्टियों की स्थिति और उन पार्टियों का भी बाकी रहना मुश्किल है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ और अन्य प्रांतों में जो कुछ हुआ हमारे सामने, तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा विषय हमारे सामने 2024 के इलेक्शन का यही है कि तमाम सेकुलर पार्टियों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर डिफरेंसेस दे हैव, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी जो भी भूमिका हो सकती है वो अंजाम देने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात हम इस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, चाहे वो सत्ता से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, किसी से भी हो, तो वो जुडिशरी का रुख करता है। लेकिन अगर जुडिशरी पर भी हुकूमत का कंट्रोल हो जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जा सकती है? पिछले दिनों जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर लिखा है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो कोलिजियम का सिस्टम है हमारे यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कोलिजियम जो है वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट करता है, अब सरकार उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। अगर जुडिशरी पे सरकार का कंट्रोल हो गया तो फिर हम कोई जुडिशरी से किसी न्याय की, किसी इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। बड़ा सोच समझकर ये फैसला किया गया था कि सरकार की कोई मुदाखलत नहीं होगी, जुडिशरी ऑटोनॉमस होगी, वो अपने फैसले खुद करेगी, वो अपॉइंटमेंट में भी यही करेगी। ये और बात है कि हमें अभी भी ये शिकायत है जुडिशरी से कि जिस तरह अलग अलग धर्मों के लोगों का, अलग अलग कास्ट के लोगों का जजेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर भी जुडिशरी के कोलिजियम है, इंडिपेंडेंट फैसले लेता है और जज को अपॉइंट करता है। तो ये जो कोशिश हो रही है कि जुडिशरी पे कंट्रोल करने के लिए कभी वाइस प्रेसिडेंट साहब कोई बात कह देते हैं, कभी लॉ मिनिस्टर कोई बात कह देते हैं, और अब तो बाकायदा लेटर लिखा है लॉ मिनिस्टर ने, तो हम इसको कंडेम करते हैं और इसको हम यानी हाईली हम समझते हैं कि ये बहुत ही बड़ा विषय है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बाकी रखना है, तो ये इस हस्तक्षेप को खत्म होना चाहिए। तीसरी बात हमें ये कहनी है आपसे कि ये पिछले कई सालों से हमारे देश में माइनॉरिटीज के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में जो उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उन पर जो हमले हो रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। कि देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए
लोकतंत्र के अंदर माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो तो धीरे धीरे घटता जा रहा है। शायद ये पहला यानी वक्त है कि पूरे देश में 28 राज्यों में कोई चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। ये पहला वक्त है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर मुसलमान नहीं है पार्लियामेंट। तो ये एक चिंता का विषय है। यही मसला और लोगों के साथ में भी है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन का इशू है, उससे आगे बढ़कर लाइवलीहुड का इशू है, उससे आगे बढ़कर सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह पे हमारे देश में नफरत के बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, आप रोजाना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लिंचिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं, कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस तरह छात्राओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग ये सब करते हैं वो आसानी से बाहर आते हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता, उनको इम्प्यूनिटी हासिल है। तो ये जो इशू है कि आप एक समुदाय पे हमला नहीं कर रहे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रहे हैं। देश ने तमाम समुदाय को, तमाम लोगों को बराबर का दर्जा दिया है आगे बढ़ने, तरक्की करने के। लेकिन अगर किसी एक समुदाय के लोगों पर बराबर हमले होते रहे, अभी प्रधानमंत्री ने बड़ा खुशनुमा भाषण दिया कि माइनॉरिटीज के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन धर्म संसदों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह चेतावनियां दी जाती है, जिस तरह जिनोसाइड की बातें की जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपकी जबान कुछ बोलती है, आपका एक्शन कुछ और होता है। सरकार के लिए क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें उनके खिलाफ एक कार्रवाई कीजिए, सब मामला ठीक हो जाएगा? लेकिन आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जाहिर है कि ये चीज़ जो है ये बड़ी चिंताजनक है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के अंदर सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, उनके इक्वल राइट्स हैं, उनको बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए। आखिरी बात मुझे कहनी है कि हमारे देश में एक लंबे अरसे से ये डिमांड हो रही है कि हमारे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। अभी बिहार सरकार ने शुरू भी कर दिया है। 1931 में हमारे यहाँ कास्ट सेंसस हुआ था, आज़ादी से पहले। उसके बाद से आज तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ। कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए? 2-3 रीजन उसके लिए। देखिए, हमारे यहाँ ओबीसी रिजर्वेशन का बेसिस जो है वो कास्ट है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जब हम धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर और अनेक विषयों के आधार पर सेंसस करते हैं, तो कास्ट की बुनियाद पर सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि देखिए, अगर आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने रिसोर्सेज का, उसके लिए भी ज़रूरी है कि देश को ये मालूम होना चाहिए कि किस कास्ट के कितने लोग देश के अंदर पाए जाते हैं। फिर एक बात मुझे ये कहनी है कि ये जो हमारे सरकार ने EWS का जो रिजर्वेशन किया है 10%, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है अपर कास्ट के अंदर, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारे संविधान ने रिजर्वेशन की बुनियाद सोशल यानी जो इनजस्टिसेस है उसके बुनियाद पर रखा है कि हमारे देश में जिन लोगों के साथ सामाजिक बुनियादों पर उनको कमतर समझा जाता है, उनको सदियों से दबाया गया है, पीसा गया है, कुचला गया है, उनको एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। अब अगर आप रिजर्वेशन की बुनियाद इकोनॉमिक यानी डिग्रेडेशन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को बनाएंगे, तो ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर इसमें जिस तरह अब हो रहा है, खुद राजस्थान के अंदर भी हो रहा है, दूसरे देशों में भी उसमें हो रहा है कि हर कास्ट ये कहती है कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए। तो एक बड़ी आपने लड़ाई का आगाज़ कर दिया है देश के अंदर 10% रिजर्वेशन के जरिए से। ये ज़ाहिर है कि वोट के लिए किया है, तो बहरहाल हम समझते हैं कि इसको विड्रॉ करना चाहिए। जो बुनियाद हमारे यहाँ रिजर्वेशन की है, वो बुनियाद जो है वो सोशल इंजस्टिस है, उसके बुनियाद पर ही लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और कास्ट के बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। चंद बातें हमें स्टेट के ताल्लुक से भी आपके सामने रखनी थी कि एक बात तो यही है कि ये जो विषय समझकर सामने आया है कि साहब बड़े पैमाने पर पेपर लीक का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, तो इसके सिलसिले में बहुत सारी बातें कही जाती है। हम WPI की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी साफ आना चाहिए। ये अगर आपने इसका सिलसिला शुरू कर दिया गया तो मेरिट की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। और जिस तरह के लोग पास करेंगे, जिस तरह के लोग एग्ज़ाम से निकल कर आएंगे, उसके बाद क्या होगा देश के अंदर, ये बात साफ है। तो ये जब भी होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
और हम समझते हैं कि गहलोत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह ये कहकर कि हमने चंद लोगों को सस्पेंड कर दिया बात नहीं बनेगी। ये बहुत डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, इसको स्पष्ट तौर पे इसकी खोज करके सबके चेहरे सब सामने आने चाहिए। धन्यवाद। हमारे वकार साहब अगर कुछ बात राजस्थान के बारे में कहना चाहें तो आप कीजिए। मिसाल के तौर पर किसानों के कर्जमाफी का मामला था। इसी तरह यहाँ पर 2-2.5 लाख रोजगार देने का वादा था। और अभी जो जिस स्कैंडल के बारे में बात की है, पेपर लीक का मामला है, या और दूसरी समस्याएं हैं यहाँ पर। खास तौर पर जो माइनॉरिटीज के ताल्लुक से बात है, वही कि माइनॉरिटीज के वोट से जीत करके ये लोग सत्ता में आते हैं और फिर उसके बाद जितने वादे माइनॉरिटीज के साथ होते हैं वो पूरे नहीं करते। उसमें एक तो यह है कि उर्दू के साथ भेदभाव, फिर एजुकेशन पर जो सभी के लिए है, जिस तरह काम होना चाहिए था उस तरह नहीं हुए। पैरा टीचर्स और संविदा कर्मियों के संबंध में जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए। इसी तरह माइनॉरिटी के लिए हॉस्टल की बातें होती रही और आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। जो जमीन अलॉट की गई थी, हमारे मंत्री शांति धारीवाल जी ने उसको निरस्त कर दिया और आज तक जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी बात भी सही तौर पर सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये तानाशाही पूर्ण जो रवैया है, इसको इस सरकार को बदलना चाहिए और सबकी समस्याएं, चाहे वो किसी धर्म जात के लोग हों, उनकी समस्याओं का जो है उनका निराकरण होना चाहिए और सही माना में पब्लिक या जनता के हित में इनको काम करने चाहिए। मैं इसी के साथ शॉर्ट अपनी बात कर रहा हूँ और इशारों में मैंने बात की है। To emphasize very few points, the government is making some of the core issues as non-issues. They wanted to divert the attention of the people and also the media and everything. So the core issues are the unemployment is a very big crisis. Inflation is a very big crisis. Economic crisis is everywhere in the world, but other countries are accepting their failures. But here the finance minister, the prime minister, they are not prepared to accept their that in country's economy is under crisis and it is falling down. They say it is going up. The dollar rate, the rupee value against the dollar rate is going up. They don't want to accept it. Crude oil prices in the international market has come down from $126 to $76, but the petrol diesel prices are being maintained at above 100 rupees. The government doesn't want to reduce the taxes. They don't want to pass on the benefit of this reduction in the crude oil prices to the public. They want to fulfill their government's this one only. And many other things like passing of anti people bills, farm laws they enacted. Then they had to withdraw it after more than 1 year. The farmers are sitting in the road for in the borders of Delhi. Then labor codes they passed, that also against the labor and pro corporate laws they are bringing in. There is no democracy in the parliament. Parliamentary democracy is completely gone. There is no debate, there is no discussion, there is no deliberation in the parliament. They are simply passing. One day in the Lok Sabha, another day in the Rajya Sabha, third day it will be signed by the president, and fourth day it will come in the Gazette. That is what it is happening here. And the recent Oxfam report, it shows the inequality persists between the rich and the poor. Rich people are billionaires are every year it is adding up in the world billionaires list. At the same time, poor become very poorer.
So that is the condition. Even the GST tax, more than 63% of the tax is being paid by the poor people, less than 50% of the population. The upper richest people, they pay only very few, 5% or 10% of the they contribute to GST. So Welfare Party of India demands taxation for the wealth of the richest people, super tax for the super rich. That should be done. It has come in the Oxfam report also. So this is our demands. So when you want to make some changes in the days to come, then there has to be change in the government and all other secular forces to come together and fight against the fascist forces and also the BJP. Then only we can bring in some changes. Thank you. रविशंकर त्रिपाठी जी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, कुछ बात रखिए। कांग्रेस यहाँ 5 साल से शासन में है, जनता का ध्यान इनको कम है। मुख्यमंत्री कौन बने, इसमें पूरा कांग्रेस बटा हुआ है और करीब ये लड़ाई आज 2-2.5 साल से चल रही है। 2.5 साल की लड़ाई में राजस्थान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। जनता की आवश्यकताओं को कोई पूछने वाला नहीं है। खाद मिला कि नहीं मिला, बीज मिला कि नहीं मिला, उनका फसल बिका कि नहीं बिका, और नहीं तो अगर मेहनत करके बच्चा पढ़ता है तो अमीरों के बच्चों को पास कराने के लिए पेपर भी आउट करा दिया जाता है और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठती है। तो अब एक आप बचे हैं, बड़ी मीडिया तो बची नहीं है। आप पर भी मोदी ने 2-3 दिन से रोक लगा दिया। हो सकता है कि अगला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आपके भी कलम रुक जाए। आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसा कर रही हैं कि आप वही चीज़ प्रकाशित कर सकते हैं जो सरकार चाहेगी। अभी परसों ये पास हुआ है। आप लोगों को ना मालूम हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि अब जो ये सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ है, अब आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। बहुत जल्दी इसका नियम आने जा रहा है। एक आसरा हम विपक्षियों को था कि आप सरकार की बात, हमारी बात, जनता की बात मीडिया तो उठाती नहीं, आपके द्वारा जनता को मालूम होता था। जनता बड़ी मीडिया देखना बंद कर दी थी, इसको देखना चालू कर दिया था। जिसके पास था टाइम मिला, कहीं भी ऑफिस में कहीं पर भी तो न्यूज़ जान लेती थी। एक ईमानदार स्वच्छ पत्रकारिता जो आप लोग कर रहे हैं, उसको भी सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। मैं चाहता हूं जब तक आप लोग जीवित हैं ईमानदारी से बात को उठावें। धन्यवाद। नेशनल जनरल सेक्रेटरी शिवम मोसेस साहब, if you want to add anything. Welfare greetings to one and all. A lot of things have been said in this press conference. Something that has been left out, I would talk about that is regarding the women. Article 14 of the Constitution talks about equality before law for all the citizens, including women. And Article 15 says that the state, the responsibility or the onus is on the state to see that there is no discrimination done on the basis of caste, creed, gender, रिलीजन एक्सेट्रा। लेकिन ये देखने को आ रहा है कि जहाँ इतनी सारी बातें होती हैं और विमेन का एम्पावरमेंट की बातें भी होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज स्टिल बैड इन द कंट्री। लोकल बॉडीज़ में 50% का रिजर्वेशन ज़रूर दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट में जो विमेन बिल पास होनी है वो अभी तक पास नहीं हुई है। बहुत बड़े वादे भी टॉल क्लेम्स आर मेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी की ये होगा वो होगा, लेकिन हकीकत बात ये है कि वो माइंडसेट अभी तक तैयार नहीं हुआ जहाँ पे विमेन को इक्वली साथ बिठाकर देश को बढ़ाने, चलाने और संवारने के लिए उनको इक्वल पार्टनर माना जाए। देखिए, अब हाउस ओपन है, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। यस साहब, एक आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने प्रेस नोट में लिखा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को पार्लियामेंट में, असेंबली में
और डिफेंस में और दीगर सरकारी नौकरियों में है, उनमें आबादी के अनुपात में उनका रेशो नहीं है, लेकिन जेलों में उनका ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि जेल में ज़्यादा है? हाँ, इसलिए ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे इश्यूज खड़े होते हैं, उसमें लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। आपके इल्म में ये बात होगी कि दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, और दंगे किसने करवाए थे, क्यों करवाए थे, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दिल्ली के दंगों में जो लोग इन्वॉल्व थे वो तो उनको तो सुरक्षा प्रदान हो गई, वो मिनिस्टर बन गए, वो आज बड़े बड़े फायज हैं, और जो लोगों ने CAA NRC की तहरीक चलाई थी वो आज जेल में बंद है। आप जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल के लोग जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका एक बड़ा रोल था CAA तहरीक में, आज उनको जेल में डाल दिया गया, बहुत ही फेक और बहुत ही फैब्रिकेटेड एलिगेशंस लगाकर उनके खिलाफ में। तो जाहिर है कि इस तरह उनका रेशो बढ़ जाता है। छोटे छोटे लोग अभी टेररिज्म UAPA का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं UAPA क्या है। बंगाल के कई लोगों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उनको UAPA में बंद किया गया। वो उन्होंने कहा पता नहीं हम छूट जाएंगे थोड़े दिन में, उनको मालूम ही नहीं था कि UAPA क्या है। तो ये जो ब्लैक लॉज हैं उसका बहुत ही मिसयूज कर रही है सरकार। ब्लैक लॉज के तहत में उठाकर लोगों को बंद कर देती है। अभी हमारे नेशनल कार्यकारिणी के यूपी के जिम्मेदार भी हैं, जावेद मोहम्मद, उन पर पिछली बार जब इलाहाबाद में एक प्रोसेशन निकला था, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ही उसकी कॉल दी थी, जबकि वो तो उस प्रोसेशन में शामिल भी नहीं थे। और एक दिन पहले फेसबुक पे उन्होंने लोगों को ये कहा था कि हमको प्रोसेशन नहीं निकालना चाहिए, अगर कोई बात है तो सरकार को मेमोरेंडम देना चाहिए। आज उनको जेल में बंद करके 2 साल होने जा रहे हैं, और उनके घर को डिमोलिश कर दिया बुलडोजर के जरिए से कि ये गलत अवैध बना हुआ है, हालांकि वो घर उनके नाम से नहीं है, उनकी वाइफ के नाम से। तो ऐसे इल्ज़ामात में आपको देश के तमाम इसमें जाइए, सिद्दीक कफन बंद है 2 साल से, क्या इल्ज़ाम है उनके ऊपर? वो हाथरस में वो महिला का जो रेप हुआ था उसको कवर करने जा रहे थे। वो जर्नलिस्ट हैं, वो केरला की वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो सिर्फ वहाँ जा रहे थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का और क्या क्या इल्ज़ाम लगाकर डाल दिया गया। आज उनको सुप्रीम कोर्ट से भी बेल मिल गई, लेकिन वो बाहर नहीं आए। ये जो ब्लैक कानून जो आप बता रहे हैं, अपोजिशन की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है स्टेट में, क्या अपोजिशन की पार्टियां हैं, सॉरी, वो अपने स्टेट के अंदर असेंबली में कोई ऐसा प्रस्ताव पास करके सेंटर को भेजें इन कानूनों को हटाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भेजना चाहिए। देखिए, ये जो ब्लैक लॉ है UAPA का, जाहिर है आप जानते हैं कि कानून तो कांग्रेस ने बनाया था 1967 में, और जब चिदम्बरम साहब उसके होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने उसको और ज़्यादा सख्त बनाया 2009 में। तो ये जो बात है, ये इसमें सब लोग मुलव्विस हैं, अब चाहे EFSPA हो, चाहे UAPA हो, चाहे NSA हो, चाहे सेडिशन का कानून हो। सेडिशन तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ गया, लेकिन जिस तरह इन कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है, आम तौर पे इनका दुरुपयोग होता है। तो हम तो ये समझते हैं कि टेररिज्म वगैरह तो कोई चीज़ नहीं है जिसको ख़त्म करने के लिए हमारे लॉज के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है। IPC के अंदर, CRPC के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न मौजूद हैं, लेकिन ये ब्लैक लॉस आम तौर पे गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है। तो ये जो आपका सवाल था कि भाई इतनी मात्रा में क्यों लोग बंद हैं, उसके एक बड़ा रीज़न यही है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर वेलफेयर पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? वेलफेयर पार्टी पूरी तरह से चुनाव में हिस्सा लेगी। हमारी नेशनल कार्यकारिणी से पहले यहाँ स्टेट की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, उसने फैसला किया है कि कम से कम 30 जगहों पर हम कैंडिडेट देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर हमारा खाता इस बार खुले। इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसकी तैयारी चल रही है। राजस्थान में पेपर आउट की आपने बात की। सेंटर में एक भी मिनिस्टर नहीं है जी हाँ, सेंटर में एक भी मिनिस्टर नहीं है, स्टेट में भी एक भी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि 95% हमें वोट मुसलमान देते हैं, तो यही नहीं है क्या स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो है ना, आप मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। है कि 95% मुसलमान हमें वोट देते हैं, वहाँ सेंटर में तो आप चलो देते ही नहीं है, माइनॉरिटी 1-2-4% हो गए, लेकिन यहाँ तो 95 दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, हकीकत यही है। देखिए, मैं आप इसके अलावा एक नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि जो मेन स्ट्रीम की नियुक्तियां हैं पॉलिटिकल, उसमें एक भी मुसलमान को नहीं दी है राजस्थान में भी,
क्या स्ट्रेटेजी रहेगी पार्टी? देखिए, ये बात अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कही है कि यहाँ पे जो वादे हमारे गहलोत सरकार ने माइनॉरिटीज से किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। तो देखिए, हम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज में तो बहुत जी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज में मुसलमानों की ही बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटीज में तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुसलमानों को एक वोट बैंक समझते हैं। वो समझते हैं कि बीजेपी के मुकाबले में हमको ही देंगे और उसको देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि उनके सामने कोई और विकल्प नहीं है। हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक विकल्प की शक्ल में आ रही है। हम ये कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया न सिर्फ इस तरह के झूठे वादों के सिलसिले में एक विकल्प होगी, बल्कि ये जो क्रिमिनल, कम्युनल, करप्ट, अवसरवादी पार्टियां हैं, उसके खिलाफ भी हम एक विकल्प है। यहाँ पे जो राजस्थान में जो हॉस्टल जो माइनॉरिटी का जयपुर में जो बन रहा था, इसकी 4200 स्क्वायर गज इसकी जमीन भी लाट हो गई, उस पे रातों रात कब्जा हो गया और उस पे अतिक्रमण, बाउंड्री वॉल हो गया, सब हो गया। जो माइनॉरिटी के जो वर्कर हैं, सोशल वर्कर, वो बार बार सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम कोई टाइम नहीं दे रहे, कोई नहीं मिल रहे हैं। जब आप करें कि कांग्रेस से मिलकर के ही कोई महाज बन सकता है, यहाँ सीएम है माइनॉरिटी वर्कर से मिलना ही नहीं चाहते। दो बातें हम अलग अलग कर रहे हैं आपसे। एक बात हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या होना चाहिए, दूसरी बात हमारी स्टेट का इलेक्शन होगा। स्टेट के इलेक्शन में तो हमने बात कही आपसे कि जो गहलोत सरकार का जो रवैया है माइनॉरिटी के साथ में, बहुत ही यानी समझिए कि परेशान कुन है, गलत है, सही नहीं है। और हम इसको एक्सपोज करेंगे इलेक्शन में भी, और पब्लिक से ये कहेंगे कि भाई उनकी ऑल्टरनेटिव तौर पे हम आ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। तो ये हमारा मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जो अनएम्पावर्ड है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, उन सब के बिहाफ पर हम लड़ाई लड़ेंगे।